योगस्थः कुरु कर्माणि संगम तत्व धनंजय सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा समस्तम योगम उच्यते। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है जयपुर के प्रमुख योगाचार्य जी चंद्रशेखर जी। शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जैसे शेखर जी, हम जान रहे हैं आजकल शरीर में रोग तो अनेक होते हैं, पर हम कुछ विशेष रोगों को लेते हैं। जैसे आजकल मोटापे का कारण एक आम रोग बन गया है, तो मैं जानना चाहूँगा मोटापे का कारण क्या है और इसके साथ जो मोटापे के साथ जो रोग अनेक आ जाते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं और इसका निदान और समाधान क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी वर्तमान काल की अगर अपने बात करें तो सभी बीमारियों की मुख्य जड़ जो है वो मोटापा ही है। मोटापे के कारण सारी लाइफस्टाइल जो है वो बिगड़ी पड़ी है जी, और मोटापा ही सभी बीमारियों की जड़ मान लें तो ठीक रहेगा। और नहीं माने तो लगभग 90% जो अभी वर्तमान काल की बीमारियां हैं वो सारी की सारी मोटापे जनित है। एक चीज़ बीच में पूछना चाहूँगा कि मोटापे का जो कारण है आज ज़्यादा है या पहले भी था? देखो, मोटापा पहले भी था लेकिन इतना नहीं था जितना अभी वर्तमान काल में हो गया है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी सुख सुविधाएं बढ़ी है ना जी, जैसे 4 व्हीलर 2 व्हीलर इनका अत्यधिक अपने यूज करने लग गए, खान पान और खान पान भी है जी, और मुख्यतः ज्यादातर हमारी जो लग्जरी लाइफ है वो लग्जरी लाइफ स्टाइल जो है हमें जी, इस ओर ज्यादा तेज गति से ले जा रही है। जी जी, और लग्जरी लाइफ में मोटापा ही सबसे पहले आता है जी, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति के पास ठीक ठाक धन खर्च करने के लिए थोड़ा सेटलमेंट हो जाता है जी, तो ऐसी स्थिति में वो चीज़ों को ध्यान नहीं रखता है और शरीर पर ध्यान देता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पर एक तरफ यूँ कहते हैं ना कि क्या पतले दुबले से थोड़ा हेल्थ बनाओ मोटा वो तो ठीक बात है कि थोड़ा शरीर में सभी चीजें संतुलित होनी चाहिए। सप्त धातुओं का शरीर है जी, और शरीर में सप्त धातुएं संतुलित मात्रा में हो, जिसमें मांस है, मज्जा है, अस्थि है जी, और फेट भी एक धातु है। ठीक है, तो जो हम देखते हैं असंतुलित जो शरीर देखते हैं तो उसमें ज्यादातर फेट बढ़ी हुई होती है। जी जी, तो यदि शरीर में मसल्स हैं, संतुलित मात्रा में हड्डियां ठीक है, और अगर फेट का संतुलन ठीक है, ये तीनों होने से हम दिखते अच्छे हैं जी, बॉडी शेप ठीक लगता है, सुंदर लगते हैं, ताकत भी ठीक रहती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इन धातुओं का असंतुलन पैदा होता है तैसे ही हम उसको बीमारी कह सकते हैं, और उसी का नाम असंतुलित हो जाने से फिर मोटापा, ओबेसिटी, ये दोनों चीजें आ जाती है। और इनके साथ में फिर अलग अलग तरह की चीजें जुड़ जाती है। जैसे किसी का फिगर फिट नहीं है तो फिर उसको दर्द आने लग जाएंगे, कमर दर्द है, घुटनों की तकलीफ है, ये सारी कुछ। खैर, अभी हम सिर्फ मोटापे के कारणों की मैं आपको बताऊं, जिस कारण से होता है, जिस कारण से होता है, क्योंकि अपने कारण अगर पता होंगे तो आधी बीमारी तो वहीं खत्म। ठीक ठीक, और बाकी तो चलो समाधान की बातें तो आगे करेंगे। तो सबसे पहला अपना काम है कि कारण क्या है मोटापे का जी। तो अगर टू द पॉइंट अपने चले जी, तो हमारी जो इनटेक है, जो कैलोरी हम ले रहे हैं, जो भोजन हमारा ले रहे हैं, भोजन की मात्रा तो हमारी उससे पहले वाले से बढ़ गई। ठीक है, जैसे पहले के टाइम में जो भोजन लेते थे तो सुबह और शाम के 2 भोजन हो गए, सुबह एक नाश्ता होता था, ठीक है, और 2 ही भोजन थे, ठीक है, और इनके बीच में कोई चीजें नहीं थी। ठीक है, रोटी सब्जी, छाछ, दूध, दही, घी, ये सारी चीजें। अब वर्तमान काल में क्या हो गया कि ये तो चीजें है ही कि रोटी सब्जी तो है ही, रोटी सब्जी के साथ साथ में आपके पास में मिठाई का ऑप्शन ज्यादा हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में मैगी, नूडल्स, भुजिया, बिस्किट, टॉफी, या जिनको फास्ट फूड स्नैक्स जो भी कहें, ये हो गए। फिर जगह जगह ये सारी फैसिलिटी मिल गई अपने को, तो थोड़ा सा ही मन ललचाया, क्योंकि इंद्रियां जो है भोग की तरफ भागती है। हर एक की इच्छा होती है कि भोग करे, खाए। तो ये रसनेंद्री का टॉपिक है। ठीक है, ऐसे जैसे आंख का विषय है, देखना ही चाहेगी वो। ठीक है, ऐसे रसनेंद्री हमेशा ही अच्छे स्वाद सक्रिय रहती है, सक्रिय रहेगी, अच्छे स्वाद चखना चाहेगी। तो पहला कारण तो वह इसमें अति भोज हो गया, अति भोजन, ठीक है, ज्यादा खाना, कैलोरी ज्यादा लेना। ठीक है, दूसरा कारण हो गया कि कुछ लोग कैलोरी नहीं लेते हैं फिर भी उनका वेट इंक्रीज हो जाता है। उसके पीछे दूसरा कारण आ जाता है कि सिटिंग ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए उसका खर्च तो है नहीं कैलोरी का, और वो बैठा ही रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा चाहे 2 रोटी खाई गई है, चाहे 4 रोटी, जो भी भोजन किया गया है, वो खर्च ही नहीं होगा, एग्जॉस्ट नहीं हुआ। हाँ, एग्जॉस्ट नहीं होगा तो वो चीज अंदर स्टोर होने लग जाएगी। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा कारण ये। ठीक है, तीसरा बड़ा कारण जो आ रहा है वर्तमान काल में, वो है स्ट्रेस डिसऑर्डर।
हर एक अपने काम के प्रेशर में इतना उलझा हुआ है। हाँ। अब उससे पूछो तो कहेगा तनाव का मेरे तो कोई नहीं है, मेरे तो तनाव से भी मोटापा बढ़ता है? जबरदस्त तरीके से। अच्छा। अब तनाव इतना है वर्तमान काल वालों में कि सुबह जैसे ही उठने के बाद में महिलाएं जो घरेलू है तो उनके पास में सब चीजों को टाइम पर खत्म करना होता है। इतने बजे बच्चों को भेजना है, इतने बजे उसका नाश्ता है, उसके इतने बजे उसका टिफिन है, उतने बजे भोजन बनाना है, सफाई करनी है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करके उसके पास लिस्ट है। वो उसके दिमाग में खटकी हुई है, उसको पूरा करना ही है हर हालत में। ठीक है। और डेली रूटीन का काम हो गया। पुरुष है या जो भी महिलाएं या पुरुष जो भी नौकरी करने वाले हैं और करने वाले हैं, तो वो सुबह उसका फिक्स है रूटीन, इतने बजे जाना है, इतने बजे निकलना है, वहां पहुंचना है और ऐसे करके ये काम करना है। तो वो पूरी फिक्स जो उसके अंदर है, उसके कारण से वो एक मिनट भी चैन नहीं पाता उसको मैनेज करने के लिए, टाइम को रिलैक्स नहीं है। तो जो ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस अगर लगातार बना रहता है तो ऐसी स्थिति में हमारे लीवर पर, हार्ट पर और हमारी आंतों पर और हमारे ब्रेन पर प्रभाव डाल देता है। ओके। इसकी वजह से हार्मोनल डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं। हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मिलकर के फिर मोटापे को पैदा करते हैं। ये कैलोरी को कम खर्च करेंगे, कैलोरी कम खर्च हो जाएगी। शेखर जी, मोटापे से क्या मतलब? पेट का ज्यादा बाहर निकलना? मोटापे का मतलब जो मेडिकल टर्म है उसके हिसाब से आपके शरीर में जो मात्रा मांस की होनी चाहिए, ठीक है, जो मांसपेशियों की होनी चाहिए, जो मात्रा फैट की होनी चाहिए, उससे अधिक हो जाना। वो चाहे पेट में हो चाहे कहीं वो फिर पेट में हो, चाहे चेस्ट पे हो, चाहे हिप्स पे हो, चाहे पैरों पे हो, कहीं पर भी हो, उसको असंतुलित माना जाएगा। ठीक है। क्योंकि उसके लेवल बना रखे हैं अलग अलग जो बीएमआई बोलते हैं उसको। तो बीएमआई अलग अलग है। तो 27 से ऊपर बीएमआई जा रही है, 25 से नीचे की बीएमआई है तो ठीक है, लेकिन बॉडी मास इंडेक्स जिसको बोलते हैं। और अगर 27 से ऊपर जा रही है, बीएमआई जा रही है, तो इसका मतलब है उसके अंदर ओबेसिटी दिखा रहा है। ठीक है। वो एक्स्ट्रा फैट होगी तो वो कहीं ना कहीं जमीन। आपने 3 कारण बताए, खान पान, स्ट्रेस और बैठे रहना, मतलब सिटिंग या लेजी लाइफ जिसको कहते हैं। ये 3 ही नहीं है, इसके कारणों में और भी अगर अपने कारणों की बात करें तो हार्मोन का डिसऑर्डर एक कारण है। ओके। स्ट्रेस से हार्मोन हालांकि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। जैसे मतलब बेसिक रीजन तो 3 ही है। मोटे 3 ही है। हार्मोन में आ गया, जैसे जिसको महिलाओं को पीसीओडी और पीसीओएस की तकलीफ है, पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज है, उसको भी ओबेसिटी क्रिएट होने लग जाएगी। दूसरा इसमें जैसे हार्मोन हाइपोथायरॉइडिज्म है, तो उनको भी जो ओबेसिटी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि वो हाइपोथायरॉइडिज्म के कारण से उसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पैदा हो जाएगा, स्लो डाइजेशन आदि होने लग जाएंगे, धीरे धीरे करके वो ओबेसिटी की ओर जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जैसे इसमें एक्सरसाइज आदि नहीं होना, बहुत सारे लोग जो है बिल्कुल कुछ करते ही नहीं, रात को खाना खा करके सो गए, सुबह उठे, ड्यूटी, फिर वो इस रूटीन चलता रहता है, तो ऐसी स्थिति में एक्सरसाइज आदि नहीं करते हैं। ठीक है। तो भी ये कैलोरी बर्न नहीं होती और ना ही उनके जो मेटाबॉलिज्म है वो सक्रिय होता है, तो इस कारण से भी है। इसके बाद में एक इसका कब्ज भी एक कारण है। अधिकांश वर्तमान काल में कब्ज जो है वो एक कारण मोटापे का आ रहा है। तो जिनका पेट ठीक ढंग से साफ नहीं होता, तो भोजन जो भी करते हैं वो पेट में पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, और ऐसी स्थिति में गैस्ट्रिक और कब्ज ये दोनों मिलकर के भी आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को स्लो करके, और ऐसी स्थिति में भी उसको ओबेसिटी क्रिएट होने लग जाती है। तो इससे होने वाले क्या क्या रोग हो सकते हैं? अब रोगों की बात करें तो सारे रोग, जैसे वर्तमान काल में सबसे स्पीड से होने वाले रोगों में से मोटापा जैसे ही दिखता है तो हार्ट की डिजीज सीधी आ जाती है। दिख रहा है कि हार्ट इमीडिएट जो दिखता है वो कि इसको हार्ट की तकलीफ हो सकती है, क्योंकि उसका ट्रिग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है। तो उसके कारण से वो हार्ट डिजीज होगी। ठीक है। उसके बाद में आ जाता है तो शुगर सीधा सा कारण है, शुगर इसका कारण है। मोटापे से शुगर, पैनक्रियाज पे ज्यादा लोड पड़ने लग जाता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो सही ढंग से पाचन नहीं होता, इंसुलिन जो है सही ढंग से सिक्रेशन नहीं है। ठीक है। इंसुलिन सिक्रेशन नहीं होने से और ग्लूकोज का पाचन नहीं होने से शरीर में ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, तो फिर वो उधर से डायबिटिक। इसके अलावा बीपी जो है वो हाई बीपी जो है, हाई बीपी भी ओबेसिटी वालों को ज्यादातर में पाया ही जाता है, ज्यादातर में। ठीक है। फिर ये 3-4 कारण आ गए। उसके बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उसके घुटनों पे ज्यादा वजन का वेट पड़ेगा, तो वेट पड़ेगा तो घुटनों की तकलीफ। शेखर जी, इससे ये बीमारियां तो पतले लोगों को भी देखने में मिली है, बीपी है, हार्ट है, वो अलग कारणों से। अच्छा। देखें कि हम मोटापे वाली कारणों से भी ले सकते हैं, और पतले लोगों में भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण से घुटने की तकलीफ, कमर की तकलीफ, कारण बहुत सारे अलग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ओबेसिटी वाला वेट उठाकर घूम रहा है, मान लीजिए जिसका 50 किलो या 60 किलो संतुलित वेट होना चाहिए था, अगर उसका वेट 100 किलो है तो 40 किलो का भारी तो उठाकर घूम रहा है वो, तो उसको तो होना ही होना ही, वो तो दिख रहा है। कमर पे ज्यादा लोड पड़ेगा तो कमर में तकलीफ आ जाएगी, छल्ले खिसक जाएंगे, और घुटने पे लोड आएगा तो घुटने में तकलीफ आने लग जाएगी। तो ये दोनों कारण इसमें सीधे से आ ही जाते हैं। तो ये
ये बीमारी इसी के अंदर हो गई। ठीक है। फिर हार्मोनल डिसऑर्डर पैदा होने लग जाते हैं, थायराइड की तकलीफें, कई बार ओबेसिटी से थायराइड हो जाता है, कई बार थायराइड से ओबेसिटी क्रिएट होती है, ये दोनों वाइस वर्सा भी है। इसके साथ में पीसीओडी पीसीएस की समस्या वर्तमान काल की सबसे ज्यादा समस्या है। जितनी भी लड़कियां या नए जो बच्चा पार्टी है जिनकी उम्र 18 से लेकर के 30-35 के आसपास है, पीसीओडी कॉमन डिसऑर्डर हो गया वर्तमान काल में। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, ये भी हार्मोनल डिसऑर्डर है, इसका संबंध भी ओबेसिटी से है, क्योंकि डॉक्टर ज्यादातर रेफर करते रहते हैं कि आप अपना वजन घटाएं। तो ये भी एक इसमें बीमारी इसके अंदर ही पैदा होती है। इसके अलावा स्ट्रेस डिसऑर्डर है, इसके अलावा लेजीपन है, आलस, सुस्ती, तंद्रा, नींद ज्यादा आना, थके थके रहना, स्टेमिना लो हो जाना, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंसी, ये बहुत सारे डिसऑर्डर जो है इसे ऑटोमेटिक, मतलब ये कह सकते हैं मोटापे को लाकर कई सारी बीमारियों का आप निमंत्रण देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे इसमें कार्यक्रम आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका मैं निदान जानना चाहूँगा, जैसे दवाइयों के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से, योगा के माध्यम से, तो आप क्या कहेंगे इसमें बेस्ट इलाज क्या हो सकता है? देखो कि निदान की जब तक बात करें तो पहली बात तो कारण में निदान है। ठीक, पहली बात तो कारण में निदान है, ठीक है, कि पीछे जो इस बीमारी को पैदा करने वाले कारण कौन से हुए, अति भोज हुआ, बहुत ज्यादा भोजन करना है, उस पर कंट्रोल करना तो उस पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहला ब्रेक ही वहां से लग जाएगा कि मेरा ये चैप्टर तो है ही कि भी मैं भोजन ज्यादा ले रहा हूँ। अब भोजन ज्यादा के अंदर क्या है, वो लोगों की अलग अलग परिभाषा है, कोई 2 रोटी को ज्यादा मान रहा है, कोई 4 को ज्यादा मान रहा है, कोई 6 को ज्यादा मान रहा है, कोई कह रहा है मैं 2 रोटी भी नहीं खाता फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि वो एक्सपर्ट के सामने बैठे और बैठकर बात करे कि मेरा वेट बढ़ रहा है, मैं रोटी कम खाता हूं या भोजन कम करता हूं, तो वो सिर्फ रोटी को ही मान लेते हैं, जबकि वो कैलोरी इंटेक ज्यादा कर रहा है। अब कैलोरी इंटेक में चाहे मीठा हो, हाँ, अगर वो एक चाय लेता है तो एक चाय बराबर मोटा मोटी छोटी रोटी के बराबर है, 10 चाय लेता है तो 10 रोटियों के बराबर, तो उसने वैसे ही कैलोरी ले ली। अब वो चाहे 2 रोटी खा ले, उससे क्या फर्क पड़ता है, इधर से 10 रोटी के बराबर तो उसने कैलोरी इंटेक कर ली। बढ़िया मोटा कॉफी का मग अगर उसने ले लिया तो लगभग 200-250 कैलोरी के करीब अंदर इंटेक चली जाएगी। अब वो कहेगा मैं तो 2 रोटी खाता हूँ, उधर से कॉफी वाला मग है तो 3 रोटी, 2 रोटी के बराबर उसने हिसाब कर दिया। वेरी गुड। उसने कहा कि मैं 2 रोटी खाता हूँ और उसने जाकर के 4 गुलाब जामुन खा ली, तो 4 गुलाब जामुन बराबर 4 रोटी के हो गया, कैलोरी के हिसाब से देखेंगे तो उतना ही आ गया, तो वो एक्स्ट्रा कैलोरी है। ऐसे ही उसने और कुछ नहीं खाया, दोपहर में बैठ करके एक चॉकलेट खा ली, कैडबरी डेयरी मिल्क 20-30-40 रुपए की, तो वो सीधी 2-3-4 रोटी के हिसाब के बराबर में उसने फिर कर दिया। तो आपके हिसाब से निदान अगर करे तो मोटापा कम हो सकता है? एकदम 100% कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे दर्शकों के लिए आसान घर बैठ के तरीका बता सकते हैं आप? देखें, इसमें क्या है कि सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि पहली बात तो अपनी कैलोरी पर कंट्रोल करें और एक्सपर्ट से ओपिनियन लें। ठीक है। ज्यादातर लोग क्या है कि यूट्यूब पर इधर उधर उल्टे सीधे प्रयोग देख करके वो चालू कर देते हैं अपना कारण जाने बगैर, क्योंकि कारण किसी का कोई हर एक शरीर में अलग व्यक्तिगत हो सकता है। हाँ, व्यक्तिगत कारण, इंडिविजुअल कारणों को सर्च करके और फिर उसके हिसाब से निदान करें तो ज्यादा समाधान। एक दूसरी बात कि साहब ने सबसे पहले बताया डाइट को कंट्रोल, डाइट कंट्रोल, इसमें कंप्लीट डाइट आ गई, मीठा भी आ गया, नमकीन हर भी आ गया, चीज, चाय भी आ गई, वह चीज जो आपके मुंह से खाई या पी जाती है पानी के अलावा, डाइट है, वो सब डाइट में ही शामिल है। ठीक है। अब इसमें चाहे आप कुछ भी मुंह से जो चीज खाई या पी जाए, सिर्फ रोटी को आप डाइट ना माने। नहीं, इसमें ड्रिंक भी है, दारू भी है। लोग कहते हैं ना कि दारू पी रहे हैं तो इसमें तो उसमें भी कैलोरी अच्छी खासी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। एक तो डाइट आपने बताया। हाँ, एक पहला कारण है डाइट। अब डाइट के साथ समाधान हो गया, अगर डाइट से नहीं बैठ रहा, मान लीजिए उसका डाइट से नहीं समाधान हुआ, ठीक है, तो दूसरा आता है कि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म स्लो है तो मेटाबॉलिज्म स्लो बढ़ाने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए योगा बेस्ट ऑप्शन है। 100 नंबर का योगा। और योगा के बाद में अगर एज ठीक है, छोटी एज आदि है, तो एक्सरसाइजें जो जिम आदि की एक्सरसाइजें वो ठीक। अगर आपकी एज ठीक नहीं है या शरीर की स्थिति ठीक नहीं है तो फिर तो सबसे पहला योगा, उसके बाद में जॉगिंग और तीसरा जिम। ये दोनों तीनों चीजों को आप कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी फिजिकल कैसी है, आपका सेहत कैसी है, आपके घुटने कमर आदि की स्थितियां क्या है। लेकिन 100 नंबर का योगा है, क्योंकि योगा के अंदर 3-4 चीजें। सिर्फ वॉकिंग करे तो उससे भी फर्क? वॉकिंग से कैलोरी बर्न हो सकती है लेकिन संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं हो सकता। ठीक है। ज्यादातर ये बड़ी भ्रांति है, क्योंकि ज्यादातर अखबारों में इनमें आता रहता है कि जी वॉकिंग करनी चाहिए। वॉकिंग अच्छी है, घूमने से मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है और वैसे भी स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन वॉकिंग में आप केवल पैरों से यूं चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपके अंगों पर कोई दबाव नहीं पड़ रहा है, ना लीवर पे, ना आंतों पे, ना किडनी पर,
ना पैरों पे ना घुटनों को मोड़ रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं। इसकी बनिस्पत अगर आप योगा करते हैं तो ऐसी स्थिति में कभी पवन मुक्तासन किया तो पेट मोड़ा तो इधर लीवर पर दबाव पड़ा, इधर से आपने पैर को मोड़ा तो इधर पैनक्रियाज पर दबाव पड़ा, यूट्रस ओवरीज इन पर दबाव पड़ा, तो इनके अंदर के कोई भी विकार वो निकलेंगे, इनकी स्थितियां सुधरेगी, इनका स्वास्थ्य सुधरेगा। तो केवल वॉकिंग सफिशिएंट नहीं है। हाँ, जो स्टूडेंट है, उम्र भी ठीक है, छोटी उम्र के लोग हैं और वेट बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो रनिंग करते हैं, तो रनिंग से कैलोरी बर्न होकर के भी, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होकर के भी उससे स्वास्थ्य सुधरता है। ठीक है। लेकिन अगर एज ज्यादा है या वेट ज्यादा है या जॉइंट्स की स्थिति ठीक नहीं है या काम ही पहले से ही आगे जाकर के थकान हो रही है, तो ऐसी स्थिति में इनसे कल्याण आपने होता बताया डाइट कंट्रोल, योगा, एक्सरसाइज, या कोई मेडिसिन भी आप देते हैं साथ नहीं में? नहीं, मेडिसिन का इसमें रोल कोई नहीं है और लेनी भी नहीं चाहिए। देखें, अब आता है इसके अंदर 3 चीजें तो ये हुई। अब चौथा आता है अपना निदान करना, कि ज्यादातर लोग अपनी जांचें करवा ले पहले। ठीक है। अगर कई बार जो है इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो उसमें कोई पीसीओडी है, महिला है तो पीसीओडी है, पुरुष है तो कोई हार्मोनल डिसऑर्डर तो नहीं है, उसके अंदर कोई शुगर आदि का तकलीफ तो नहीं है। कई बार शुगर आदि की तकलीफ के कारण से भी वेट प्लस माइनस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये कोई नहीं है, डिसऑर्डर तो नहीं है, या अन्य कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। ये जांचें, ब्लड जांच आदि करवा भी सकते हैं, सोनोग्राफी आदि भी जांच करवा सकते हैं, उससे भी पता चल जाता है। फिर उसके हिसाब से वो समाधान करें तो ज्यादा बेटर है। तो सबसे अच्छा समाधान, तो आपने प्रैक्टिकली आपके यहाँ जो भी आते हैं तो उसमें कितने % रिजल्ट आपको लगता है कि वेट कम हो जाता है? अपने यहाँ पर लगभग हम यूँ लगाएं तो 100 में से 2 लोगों का ऐसा है, हो सकता है जिनका वेट कम होने में बहुत ज्यादा जोर रिजल्ट ना आया हो, रिजल्ट ना आते हैं। बाकी अपना यहाँ का 98% के करीब रिजल्ट है, 98% है। ये एकदम कैलकुलेटेड है, सारे लोग यहाँ प्रैक्टिकल हैं। वो सिर्फ योगा और डाइट से? योग और डाइट। ठीक है। योगा में भी जैसी जिसकी स्थिति है, किसी कोई बुजुर्ग है तो उसकी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है तो कैसे अभ्यास कर सकता है, कम करते हैं ज्यादा करते हैं। योग और डाइट दोनों प्लस काउंसलिंग, ये तीनों मिलते हैं। काउंसलिंग के अंतर्गत हम जब बात करते हैं, उस व्यक्ति से डिस्कस करते हैं, तो उसके अंदर से निकाल लेते हैं कि इसकी समस्या क्या है, कहाँ से इसकी ओबेसिटी क्रिएट हो रही है, क्यों हो रही है। फिर उसके हिसाब से अगर उससे बातचीत करके समाधान किया जाए तो हो जाता है। लगभग योगा में सारी तो करीब कितने दिनों में रिजल्ट आ जाता है? रिजल्ट पर डे का माने, अब देखें, अब ये क्योंकि बात करेंगे तो फास्ट हो जाएगी बात ये, लेकिन हम एवरेज मानते हैं तो पर मंथ का 3 किलो के करीब वेट, 100 ग्राम पर डे के हिसाब से 3 किलो पर मंथ का वेट जाता है। ठीक है। सामान्य योगा अभ्यास अपने यहाँ जो चलते हैं। और अच्छा शेखर जी, जैसे सपोज उसका वेट कम हो गया, आपके हिसाब से हो गया, अगर वो दोबारा से योगा या डाइट कंट्रोल छोड़ देता है तो फिर दोबारा से गेन कर लेता है? देखो, 2 चीजें हैं। अगर हम किसी के साथ में, इसीलिए हम लोग टारगेट लेते हैं 3 महीने का। ठीक है। क्या है कि हमारी मेंटल हैबिट सुधरती नहीं है, मेंटल हैबिट नहीं सुधरने से हमारी जो बॉडीली हैबिट्स हैं वो भी नहीं सुधरती, बैड हैबिट्स हमें पड़ी रहती है। ठीक है। तो तत्काल के लिए वेट अगर किसी ने रिड्यूस कर लिया और महीने भर बाद में छोड़ दिया तो उसमें आदत ही नहीं पनपी पहले। ठीक है। खान पान की और किस तरीके से क्या काम करना है, किस तरीके से वो योगा रेगुलर एक सा रहना चाहिए। अगर वो 3-1 महीने जब हमारे यहाँ करता है ना तो उसके समझ में आ जाती है चीजें, वो छोड़ देता है, उसकी लाइफस्टाइल उसके हिसाब से एडजस्ट होने लग जाती है। ठीक है। अगर लंबे टाइम तक वो बंदा कंटिन्यू योगा आदि से जुड़ा हुआ है और लगातार वो अभ्यास कर रहा है तो उसको समझ आ जाती है कि मेरे वजन बढ़ने का कारण क्या है और उसका समाधान क्या है। ये दोनों चीजें बड़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो फिर उसका मेंटली ऐसी सेटिंग बैठ जाती है कि वो ओवर इनटेक नहीं करेगा, लो कैलोरी बर्न कहीं हो रही है तो वो उस समय भोजन कम लेगा, या मान लीजिए उसके काम ऐसे हैं तो उनमें अपने आप को एडजस्टमेंट करेगा, खर्च करने के लिए, कैलोरी को खर्च करने के लिए योगा दिया अभ्यास करेगा या जो भी तरीके लगाएगा। अच्छा शेखर जी, कोई डाइट प्लान बताएंगे वेट कम करने का? देखिए, डाइट प्लान में मोटी बात अगर अपने करें तो वेट इंक्रीज होने में जो योगदान है वो एक तो होता है चीनी का, ठीक है, एक है घी का, ठीक है, एक है आटे का। 3 चीजों से अत्यधिक मात्रा में वेट इंक्रीज होता है। 3 तो ये हो गए। ठीक है। नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज जो भी है उन सब में भी हाई कैलोरी होती है। ठीक है। ये चौथा टॉपिक है। वेजिटेरियन जितने भी हैं तो वो आटा ज्यादा खाते हैं। आटे का मतलब है आटा या आटे से बने हुए पदार्थ, आटा खा लें, रोटियां, या फिर वो खा लें बिस्किट खा लें, चावल खा लें, ब्रेड खा लें, मैगी खा लें, ये सब वेट बढ़ाने वाले आइटम है। हाँ, पास्ता खा लें, ये मैक्रोनी खा लें, पिज्जा खा लें, इन सब में आटा ही आटा मिला हुआ है। किसी में सूजी है तो किसी में आटा है। ये सब जो हाई कैलोरी है, एक बात।
तो इनको अवॉइड करें, कम मात्रा कर दें, ठीक है, सफिशिएंट। मतलब कम करना है पूरी तरह हाँ, से, पूरा हटाना नहीं, जीरो नहीं करना है। बिना इसके कार्बोहाइड्रेट के तो एनर्जी नहीं रहेगी, जीरो एनर्जी हो जाएगी, बनेगी नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को चाहिए चाहिए। अब आता है दूसरा टॉपिक, चीनी। ठीक है, चीनी किसी भी मात्रा में, चाय में ज़्यादा जा रही है, क्योंकि हम सोचते हैं कि कितनी चीनी पी ली होगी, लेकिन करते 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 2-4 चम्मच, 5 चम्मच, 7 चम्मच चीनी चली जाती है। ठीक है, दूध में चीनी चली जाती है, चाय में चीनी चली जाती है, कॉफ़ी में चीनी चली जाती है, टॉफ़ियों में चीनी चली जाती है, मिठाई में चीनी चली जाती है, या अन्य जो भी प्रोडक्ट बाजार के जूस जास आते हैं, इनमें सब में चीनी चीनी है। तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। अब बिल्कुल अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। चीनी को डायरेक्ट अगर ले रहे हैं तो कम से कम मात्रा में, जैसे 1-2 कप चाय अगर कोई पीता है ठीक ठाक चीनी की, चल जाएगी। लेकिन अगर चाय 10 कप जा रही है तो फिर तो मामला गड़बड़ होता ही जाएगा। ठीक है, तो चीनी किसी भी तरीके से कम पहुंचना चाहिए, कम पहुंचे, क्योंकि चीनी सबसे हानिकारक ज़्यादा है, क्योंकि ये तुरंत डाइजेस्ट होकर के सीधी, और जब अगर इसका यूज नहीं होगा तो ये इंस्टेंट आपके। अच्छा, घी के लिए आप बताएं, घी बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए या? देखो, घी और तेल, फैट के अंदर 2 स्रोत हैं। तो तेल जो स्रोत बताया गया है वो सारे ही डॉक्टरों के द्वारा भी मना है कि तेल की थोड़ी बहुत मात्रा, कोई 1-8 चम्मच तो फिर भी चल जाती है। तेल से मतलब आपका रिफाइंड ऑयल? तेल जितने भी रिफाइंड है, चाहे फिर उसमें सरसों का तेल है, चाहे उसमें सोयाबीन तेल है, चाहे जो वे तेल जो कमरे के तापमान में जमते नहीं है, वे सब तेल की श्रेणी में है। ठीक है, अब केवल एक नारियल को छोड़ देंगे तो ये घी और तेल का मिश्रण सा ही है, ये फिर भी थोड़ा ठीक है। तो तेल में ट्रिग्लिसाइड का लेवल बढ़ाता है। तेल जितने भी हो, ट्रिग्लिसाइड के लेवल, ट्रिग्लिसाइड मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब जाकर के आपके हार्ट की जो कॉर्नरीज है इनके अंदर ये जमावट करता है, और जमावट करने से फिर हार्ट कोई भी तेल नुकसानदायक हो सकता है। तेल सारे ही नुकसानदायक है, क्योंकि शरीर इसको पचाता कम है। ठीक है, घी जितने भी हैं, घी फिर भी फायदेमंद है, 2-3 चम्मच लिया जा सकता है। जैसे लोगों में भ्रांति है तेल की सब्जी कड़वे तेल की, सरसों के तेल की खानी चाहिए, तो वो भी आपके हिसाब से गलत है? देखो, भी जहर खाना तो तेज जहर ना खा करके थोड़ा हल्का जहर खा लें, ये बात हो गई। मतलब तेल पूरी तरह तेल जीरो बंद नहीं कर सकते, होता भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं को फ्राई करने की आदत होती है। हालांकि 0 कैलोरी डाइट की बात बहुत ज्यादा हो रही है, और डॉक्टर विमल साजेड़ जो है सारे भोजन बनाने के लिए तेल को अवॉइड करा देते हैं। वो कहते हैं कि एक बिना तेल के हम भोजन कैसे पका सकते हैं, उनकी रेसिपीज है, और उन्होंने बहुत सारी इस पर रेसिपियाँ निकाली। तो वनस्पत तेल के घी का यूज ज़्यादा बेटर है? घी थोड़ी मात्रा में फायदेमंद है, ठीक है, लेकिन इसमें भी जैसे आप बादाम आदि खाते हैं, अखरोट आदि खाते हैं, मूंगफली आदि है, इन सब में भी तेल और घी दोनों ही हैं। ये ओमेगा 3 के फैटी एसिड के जो है स्रोत भी हैं, ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते भी हैं। ठीक है, तो जैसे बादाम खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं सीमित मात्रा में, पिस्ते आदि ले सकते हैं। ये जैसे आपके अड़सिया है, अड़सी ली जा सकती है, जैसे तिल है, तिल लिए जा सकते हैं, जैसे कलौंजी है या कलौंजी का तेल है, ये सब फायदेमंद बताए गए हैं, जो कि गुणकारी काफ़ी है। तो ये चीज़ें ली जा सकती है। तो तेल, चीनी, आटा, ये और इनसे बने हुए पदार्थों की मात्रा तो कम से कम, लिमिटेड होना, कम से कम, ठीक है, अपनी खर्च के हिसाब से। और बढ़ा क्या दें, तो जितनी सब्जी की दुकान पर सामान मिलता है वो सारा का सारा फायदेमंद है। फ्रूट्स हैं, हाँ, सब्जी वाले और फ्रूट वाली दुकान पर जो भी मिलता है वो सारा फायदेमंद है। ठीक है। अब इसमें ग्रीन वेज सारी आ जाएगी, जितनी भी लीव्स है वो सारी आएगी। इसमें खीरा, ककड़ी, टमाटर, मूली, गाजर, सलजम, ये सब चीजें आएगी। सीजनल है, इस सीजन की, अभी सर्दियों की सीजन में ये है। इससे पेट भी भरेगा, वेट भी कम होगा। हाँ, क्योंकि इनमें कैलोरी कम होती है और इसमें कोई मिलावट नहीं है। हालांकि पेस्टिसाइड का डर अभी ज्यादा बना हुआ है, तो इसलिए एक पंगा है। लेकिन अगर ये साफ सुथरी है तो ये जितनी ये ऐसे खानी चाहिए जैसे पेट भर करके खाएं। ये ऐसे नहीं कि जी खाना खा रहे हैं और उसके साथ में एक खीरा लेकर बैठ गए तो खाना प्लस खीरा हो गया। इसकी अपेक्षा खीरा के बाद में खाना होना चाहिए, यानी कि भर पेट आपके पास में पहले टमाटर, खीरा, ककड़ी, गाजर या जो भी आप खा सकते हैं उसकी एक प्लेट सजाएं पूरी, फिर उसको भर पेट खा लें और उसके बाद में थोड़ा सा बचे तो रोटी खा लें, रोटी सब्जी खा लें। इसमें मेडिटेशन से भी लाभ मिलता है? मेडिटेशन से माइंड शांत होता है, जिससे स्ट्रेस डिसऑर्डर कम होता है, जिससे मोटापा कम होता है। ठीक है, ये एक है। लेकिन मेडिटेशन भी तभी हो सकता है जब आसन, प्राणायाम, ये योगा अभ्यास आदि करते हैं, तो मन टिकेगा ही नहीं, मेडिटेशन होगा नहीं। ठीक है, तो वो एक चलिए, आपने मोटापा के कारण भी बताए, निदान भी बताया और इससे होने वाले रोग भी बताए।
तो मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों को बहुत इसका लाभ मिलेगा।